हेलो हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक साउंड। भैया ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, महा बोरिंग टॉपिक है। ना साउंड समझ में आता है, ना वेव, ना ही लॉन्गिट्यूडनल वेव, ना ही न्यूमेरिकल्स नहीं होते। फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव क्या, कुछ नहीं समझ में आता। तो मेरे प्यारे लाल, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं इतना मीठा मीठा प्यारा प्यारा हलवे की तरह ये चैप्टर खिलाऊंगा कि आपका ए फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारा का सारा इस लेक्चर में करा दूंगा। मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना कृष्णा भैया, लेकर आ गया हूं अगले चैप्टर का एक गन शॉट जिसका नाम है साउंड अर्थात ध्वनि। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक लाइन बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनना। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और इस चैप्टर को एकदम यार इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू और लास्ट तक इस वीडियो को देखना और कंप्लीट इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। ठीक, जैसे देखो यार, आपन ने पढ़ा था कभी पीछे कि जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और लाइट एनर्जी क्या होती है, इसको हमने पढ़ा था। जैसे कि लाइट एनर्जी से हम किसी चीज़ को देख पाते थे, वहीं पे जो मेरे पास से साउंड है, मतलब कि साउंड भी एक प्रकार की क्या होगी, ऊर्जा। साउंड भी क्या होगी, एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हमें कोई चीज़ सुनाई पड़ती है। साउंड क्या होगी, एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हमें कोई चीज़ सुनाई पड़ती है। जैसे मान लो कि अभी मैं ताली बजाता हूँ, सुनाई दे रहा है, ताली बजा रहा हूँ, सुनाई दे रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग हो रहा है, मतलब सुनने की अनुभूति हो रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ चीज हमें सुनाई दे रही है। जैसे यहाँ पे कोई ताली बजाएगा तो इसका मतलब सुनने की एक अनुभूति होगी। क्या होगी, सुनने की एक अनुभूति होगी, क्योंकि भाई सेंसेशन ऑफ हियरिंग, कोई चीज मुझे सुनाई दे रही है। तो वही किसके कारण हो रहा है, मतलब कि एक ऊर्जा लग रही है मुझे ताली बजाने में, एक ऊर्जा लग रही है ना, एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना ताली बजाने में। तो वही एनर्जी चेंज हो जाती है साउंड एनर्जी में, मतलब एक ध्वनि ऊर्जा में। तो मतलब साउंड क्या है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक, मतलब ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखो, जैसे मान लो कि अगला पॉइंट, मान लो कि आपके पास एक कोई रबर बैंड होगा। रबर बैंड को जब भी आप बचपन में मिठाई में आता है, जब भी मिठाई का डिब्बा आता है, रबर बैंड में देखिए, रबर जब हम लोग खींचते हैं तो रबर क्या करता है, कंपन करता है। मतलब यार दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो रीजन क्या है उसका। तो अगर मान लो कि ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब कि वो चीज, जो वस्तु होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, वह क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। विदाउट वाइब्रेशन के ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकती, बिना वाइब्रेशन के ध्वनि उत्पन्न नहीं सकती। उसी प्रकार हमारे पास जब मान लो कोई रबर बैंड है, क्या है मेरे पास, ये दिख रहा है आपको रबर बैंड, जब हम लोग इसको खींचते हैं, बचपन में हम कलाकारी करते हैं ना, या अभी भी करते हैं, रबर को खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, तो रबर क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट। तो वहां से हमें क्या निकलती है, ध्वनि सुनाई देती है। मतलब वहां से हमें ध्वनि ध्वनि साउंड सुनाई देती है। मतलब वहां पे एक ऊर्जा लगी तो इससे हमें क्या हुआ, ध्वनि प्रोड्यूस हुई, मतलब कि हमें साउंड सुनाई दिया। उसी प्रकार मान लो एक यहाँ पे बर्ड है, जैसे बर्ड ये फड़फड़ा रही है, मतलब कि पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रही है, ये पक्षी दिख रहा है, ये जब फड़फड़ाती है तो इसके विंग्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उड़ने लग जाती है। इसका मतलब ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है। विदाउट वाइब्रेशन के ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। दैट इज द रीजन, बिकॉज जो हमारे पास ये साउंड है ये उत्पन्न होगा। रीजन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कंपन करनी चाहिए, वाइब्रेट करनी चाहिए, तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग लाइट एनर्जी से, जिस प्रकार हम प्रकाश ऊर्जा से हम लोग वस्तु देख पाते हैं, उसी प्रकार कंपन के माध्यम से हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं। विदाउट कंपन ध्वनि हम सुन ही नहीं सकते। मतलब या कंपन वस्तुओं से ध्वनि पैदा होती है, जब कोई वस्तु वाइब्रेट करेगी तभी ध्वनि उत्पन्न होने वाली है। दूसरा है एक छड़ी से ढोल बजाना। जैसे आप, मेरे पास ये ढोल है बजना, देखते ना, जब आप इस छड़ी को इस पे मारते हैं, इस पे मारते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे, ये जैसे पन्नी टाइप का लगा है ना, ये पन्नी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। ये जैसे पन्नी वाइब्रेट करता है ना, तो इसका मतलब
तो यहाँ से मुझे ध्वनि निकलने लगती है, तो यहाँ से ध्वनि सुनाई देती है कि हाँ कोई चीज़ बज रहा है, कोई चीज़ बज रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? उसी तरह जैसे यार मान लो कि हम लोग जब बोलते हैं, तो हम लोग जब बोलते हैं या तो हमें कैसे सुनाई देती है, मतलब कि आवाज़ कैसे निकलती है। तो देखो हमारे अंदर क्या होता है, एक ओकल कॉर्ड के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। जब हम लोग बोलते हैं ओकल कॉर्ड के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, इसीलिए हम बोल पाते हैं। मतलब कि रीज़न क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं तो इसका रीज़न क्या हो कि हमारे ओकल कॉर्ड के अंदर एक वाइब्रेशन होती है जिसके कारण हम बोल लेते हैं। जैसे मानव आवाज़ का उत्पादन गले में स्थित स्वर यंत्र, मतलब एक ओकल बॉक्स होता है, में मौजूद मुखर डोरियों, मुखर डोरी मतलब ओकल कॉर्ड के कंपन के कारण होती है। मतलब यार अगर हम सभी बोल पा रहे हैं ना, अगर हम अपनी आवाज़ को बाहर निकाल पा रहे हैं, दैट इज द रीज़न ओकल कॉर्ड्स। मतलब कि हमारे गले के अंदर एक ओकल कॉर्ड होती है जो पहले कंपन करती है, जो पहले वाइब्रेट करती है, जिसके कारण आप ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ पे बड़ा समूह मैंने बाया मान लो एक बड़ा समूह बाया, इसके अंदर यहाँ पे एक ओकल कॉर्ड होती है जो कंपन करती है और जिससे ध्वनि प्रोड्यूस होती है, ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है। क्लियर हुआ? साउंड क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है। हम कह सकते हैं यार कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं, जिससे हम सुन सकते हैं। क्लियर पॉइंट? कि ध्वनि का संचरण, देखिए ध्वनि का संचरण होता कैसे है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यार ध्वनि क्या होती है, ठीक है। अब जो ध्वनि है उसका संचरण कैसे होता है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। इतना पॉइंट क्लियर हो? जैसे देखो यहाँ पे वायु प्रेजेंट है, यहाँ पे भैया एक मिंटू है, मिंटू यहाँ पे गिटार लेकर खड़े हुए हैं। इस गिटार को जब बजाते हैं तो यहाँ से जो साउंड निकलता है उस साउंड सीधा एक टिंकू के पास आ जाता है। किसके पास? टिंकू के पास, ठीक। ये जब मिंटू जब साउंड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, तो सीधा साउंड टिंकू के पास आ जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि ये साउंड कैसे पहुंचा? तो अब देखो जरा, ये साउंड कैसे जाता है, इस यहाँ पे टिंकू जब खड़े हैं, जब गिटार को बजाते थे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वायु। और वायु क्या एक प्रकार की गैस है, क्या एक प्रकार की गैस है। तो वायु के जो वायु में भाई पार्टिकल्स हैं, उन्हीं पार्टिकल्स के माध्यम से पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स के माध्यम से साउंड वेव ट्रेवल करती है। साउंड मतलब कि गैस में भी ट्रेवल करती है, गैस एक माध्यम है। तो ये साउंड इनके कानों तक जाती है, तब टिंकू को सुनाई जाती है, आय हाय क्या गिटार की आवाज़ है, ठीक है। अब उसके बाद अब मान लो कि पानी हो गया, आप पानी ले लिए, पानी में घंटी डाल दिए, जल मतलब वाटर ले उसमें घंटी डाल दी। जैसे आप घंटी बजाएंगे तो घंटी क्या करेगी? आवाज़ करेगी ना। इसका मतलब जल क्या होगा? एक मेरे पास लिक्विड होगा ना, जल मतलब कि मेरे पास एक वाटर जो होगा एक लिक्विड होगा। तो ये वाटर एक जल मतलब लिक्विड होगा। तो जब इसमें भी पानी की घंटी को आप डालेंगे, घंटी देख रहे हो जैसे पकड़े हैं, घंटी को जब बजाएंगे तो ये घंटी क्या करेगी? आवाज़ करेगी। पानी डिस्टर्ब होगा मतलब आवाज़ करेगी। तो मतलब कि साउंड जल में भी सुनाई देगा। उसी प्रकार ठोस ले लो, मतलब सॉलिड ले लेते हैं। मान लो कि एक रस्सी है, यहाँ पे है, दो बंदे खड़े हैं, टिंकू मिंकू, टिंकू मिंटू यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो जब भैया यहाँ पे ये दोनों खड़े हैं, इनका नाम है टिंकू और इनका नाम है मिंकू रख देते हैं, हाँ, टिंकू मिंकू। देखो जब ये दोनों एक रस्सी लेते हैं, एक उसमें ग्लास दोनों तरफ बांध देते हैं, जब ये दोनों इधर साइड से बोलते हैं तो रस्सी क्या करती है? डिस्टर्बेंस होती है। रस्सी के माध्यम से इसका साउंड इसके पास आता है, इसका साउंड इसके पास आता है, दोनों के पास। तो मतलब भैया, और ये जो रबड़ बंधी होती है, रबड़ कैसी है? ठोस है, सॉलिड है। इसका मतलब साउंड जो है ठोस में भी ट्रेवल कर रहा है। किस में भी? ठोस में भी, सॉलिड में भी। इसका मतलब यार कि अगर साउंड ट्रेवल करेगा तो उसे माध्यम की आवश्यकता होगी, उसे मीडियम की आवश्यकता होगी। और जो हमारे पास मीडियम होगा, माध्यम क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस। इसका मतलब वायु तो एक पदार्थ है, जल भी एक पदार्थ है, ठोस भी एक पदार्थ है, और यही एक माध्यम है। समझ में आया कि नहीं? ध्वनि जिस द्रव्य या पदार्थ से होकर संचरित होती है उसे ही माध्यम कहते हैं। मतलब कि द्रव्य का मतलब समझते हो, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर मैटर पढ़ा था ना, मैटर वायु है ना, तो इसका मतलब मैटर के अंदर जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ जितने भी हैं, अगर वो पदार्थ है हमारे पास, अब भाई पदार्थ है, माध्यम है, इसका मतलब ठोस द्रव गैस होगा, इसका मतलब वहाँ पे ध्वनि संचरित होगी, वहाँ पे ध्वनि इस सुनाई देगी।
उसी प्रकार तीसरा पॉइंट क्या है, यह निर्वात में संचित नहीं हो सकती, मतलब कि भैया जो साउंड है वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। बिकॉज जैसे आप अंतरिक्ष पे चले जाओ, अंतरिक्ष में वैक्यूम है, वहां पे ना वायु है कुछ नहीं, तो वहां पे साउंड चाहे जितना तेज बोलो, चाहे जितना तेज बोलो, पास में आके चिल्लाओ, तब भी नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब अगर ध्वनि संचरित होगी तो वहां पे आपको भैया माध्यम लेना पड़ेगा। ठीक, अब माध्यम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है माध्यम। समझ गए कि नहीं पॉइंट? इसका मतलब यहाँ पे जो ये ध्वनि सुनाई दी थी, हवा के क्या थे, पार्टिकल, जिसके माध्यम से ध्वनि टिंकू के पास पहुंची। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है, एक कण स्वयं गति नहीं करते, एक कण जो होते हैं वह स्वयं गति नहीं करते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है, एक कण केवल अपने स्थान पर आगे पीछे कंपन करते हैं और ध्वनि ऊर्जा को आगे से आगे वाले कण को देते हैं। इसका मतलब समझ लेना, जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्केल है। अब बचपन में हमें यार क्लास में अभी भी करते हैं, स्केल लेते हैं, स्केल को ऐसे हिलाते हैं डुलाते हैं ना, स्केल को क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। जब स्केल को जब हम लोग वाइब्रेट कराते हैं तो उसी क्षण वायु होती है हमारे पास, वहां पे वायु होती है ना, ध्यान सुनना मेरी बात भैया। जब हम अभी भी आपके पास स्केल होगी, स्केल को जरा वाइब्रेट कराना, थोड़ा सा हिलाना डुलाना, पकड़ के हिलाना, तो जैसे वो स्केल हिलेगी तो वायु है हमारे पास, भाई वायु में पार्टिकल्स हैं, वायु के पार्टिकल्स हैं। जैसे वायु के पार्टिकल्स हिलेंगे तो वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मतलब कि वे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को छेड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर अगले वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को छेड़ेगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर अगला वाला पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल को छेड़ेगा, फिर ये पीछे आ जाएगा, फिर आगे वाला पार्टिकल अगले वाले को छेड़ेगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर आगे वाला छेड़ेगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर आगे वाला छेड़ेगा, फिर पीछे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है, डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है, यानी एक पार्टिकल जाके दूसरे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा। मतलब ए पार्टिकल इस पार्टिकल को जाके डिस्टर्ब करेगा और फिर अपने स्थान पर लौट आएगा, खुद लौट के फिर वापस आ जाएगा। फिर ये वाला पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर अगले वाले पार्टिकल एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, फिर वापस आ जाएगा। मतलब यार पार्टिकल स्वयं मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पे झुंझुनाहट की आवाज करके दूसरे को डिस्टर्ब करके फिर वापस अपनी जगह पे आ जा रहे हैं। मतलब कि आगे की तरह मूव नहीं हो रहे, मूव क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस मूव हो रहा है, डिस्टर्बेंस, जिससे फिर वो साउंड जो होता है हमारे कानों में पहुंचता है और हमें आवाज सुनाई देने लगती है। मतलब कोई भी पार्टिकल ट्रेवल ट्रेवल नहीं करेगा, कोई भी पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहे होंगे, अपनी जगह पे हिलते डुलते रहेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, दूसरे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो यही रीजन था कि यह एक केवल मतलब एक कण केवल अपने स्थान पर आगे पीछे कंपन करते हैं और ध्वनि ऊर्जा को आगे से आगे वाले कण को देते हैं। मतलब कि जो ध्वनि ऊर्जा होती है वह आगे से आगे वाले कण को देते रहते हैं। समझ गए ना? क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखिए समझते हैं तरंगे क्या होती हैं। तरंगे मतलब वेव्स। क्या होती हैं वेव्स? कहते किसे हैं? सिंपल से यार, वेव्स एक डिस्टरबेंस है। क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है, बस सिंपल सा। और डिस्टरबेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ। क्या बोलेंगे? विक्षोभ। क्या बोलेंगे? डिस्टरबेंस को हम लोग विक्षोभ बोलेंगे। ठीक है, अब देखो भैया, अगर डिस्टरबेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? विक्षोभ बोलते हैं। तो अगर ये विक्षोभ है तो विक्षोभ का मतलब क्या है? थोड़ा सा विक्षोभ का मतलब समझ लेते हैं। देखो विक्षोभ का मतलब सिंपल सा है हम लोग बोलते हैं अशांति, जिसको बोलते हैं अशांति या हलचल, या ऐसी मतलब कि वाइब्रेशन जिसको बोलते हो। हलचल मतलब कि जैसे हवा आए, चीजें हिलने लगे, डोलने लगे, तो वही हलचल। एक प्रकार से विक्षोभ का मतलब हलचल या अशांति। ठीक है, तो देखो हम लोग देख लेते हैं, बचपन में कहते हैं यार यहाँ से तरंगे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इसको बोलेंगे तरंग। लोग बोलेंगे, इसको बच्चे बोलते हैं स्टूडेंट तरंग, लेकिन ये तरंग नहीं है, गलत है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। ये तरंग नहीं है, तरंग मत बोलना कि ये तरंग है, तरंग नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया, एक तरंग एक विक्षोभ है जो एक माध्यम से होकर गुजरती है, ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करती है। मतलब वेव एक विक्षोभ है जो एक माध्यम से होकर गुजरती है। भाई वेव है तो भाई उसे मीडियम चाहिए, मीडियम से गुजरती है, ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर जाती है। मतलब ऊर्जा जो एनर्जी होती है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजती है।
ठीक। अगला पॉइंट क्या, माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है, विक्षोभ। विक्षोभ आगे बढ़ता है मतलब तरंग आगे बढ़ती है, माध्यम के कण नहीं, पार्टिकल्स आगे मूव नहीं करने वाले भैया, वो विक्षोभ डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। कण केवल अपनी अवसर मतलब संतुलन स्थिति के आसपास कंपन, कंपन का मतलब होता है दोलन करना। क्या हो करना, दोलन मतलब हिलना डोलना, ठीक है, करते हैं। जैसे याद करो, एक घटना बताता हूँ। जैसे जब बारिश का मौसम आता है ना बारिश का मौसम मौसम आता है, हम लोग छत पे जाते हैं, नहाते हैं, बढ़िया पानी से भिगोते हैं, भीगते हैं। फिर जब हमें ठंड लगती है, याद करो, कांपते रहते हैं। ठंड भी आई थी ना, कांपते रहते हैं अपने, मतलब कि एक जगह पे खड़े होते हैं, ऐसे मेरी बॉडी कांप रही होती है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा ना एक घटना, तो कांपते रहते हैं, मतलब कि आप उस टाइम, एट दैट टाइम आप कंपन कर रहे होते हैं, दोलन कर रहे होते हैं। समझ में अगला देखो, ध्वनि माध्यम के अंदर तरंग के रूप में चलती है, मतलब कि जो हमारे पास जो साउंड होता है वह माध्यम के अंदर किस रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, जिसे हम ध्वनि तरंग कहते हैं, मतलब जिसे हम साउंड वेव कहते हैं। देखो, माध्यम के कण दो प्रकार से कंपन करते हैं, मतलब जो मेरे पास मीडियम होता है यार, उसमें जो कण होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, वे दो तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से कंपन करते हैं। पहला तरीका क्या है, तरंग की दिशा में, मतलब तरंग की दिशा में, मान लो पार्टिकल्स है, अगर अगर तरंग की दिशा ए है, क्या है, देखना जरा, तरंग की दिशा अगर ए है, इधर तरंग की दिशा है, ठीक है, वेव की डायरेक्शन है, तो जो ये पार्टिकल्स होंगे, इधर आगे गए फिर पीछे आए, फिर आगे गए फिर पीछे आए, फिर आगे गए फिर पीछे आए, तो इसका मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, क्या होगा, आगे पीछे कर रहे हैं। इसका मतलब जब कोई तरंग इस दिशा में जा रही है और जो माध्यम है उसके जो पार्टिकल हैं आगे गए फिर पीछे आए, फिर आगे गए फिर पीछे आए, ऐसे आगे पीछे, तो यहाँ पे जो तरंग होती है, कौन सी तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या, अनु, इसको भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है, अनु दैर्ध्य तरंग, क्या, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला पॉइंट दूसरा क्या है कि तरंग की दिशा के लंबवत, मतलब कि जो माध्यम के कण होंगे अगली बार तरंग की दिशा के लंबवत, मतलब 90 डिग्री पर। तरंग की दिशा मान लो वेव की डायरेक्शन इधर है, तो जो माध्यम के कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब दिखा दूंगा आपको, जैसे ये डायरेक्शन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका मतलब ये जो तरंग की डायरेक्शन होती है वो, उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। कौन सी, किस टाइप की तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलेंगे भैया, अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी, ट्रांसवर्स वेव, ठीक। क्या बोलेंगे, ट्रांस ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। जब माध्यम के कण ऊपर नीचे मतलब कि लंबवत गति करते हैं, ठीक है, तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंग। और माध्यम के कण जो होंगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहे हैं, तो वहां पे होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर हुआ, वेव क्या होता है, मतलब वेव सिंपल सा एक विक्षोभ है, बस तरंग एक विक्षोभ है। आगे अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा, देखो साउंड वेव, देखो भैया, साउंड वेव मतलब ध्वनि तरंग क्या होती है, देखो जरा। सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पे समझा था ना, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर मैंने स्केल को भैया, जब मैं स्केल को वाइब्रेट कराया था मरीजान, जब मैं स्केल को वाइब्रेट कराया था, तो जो पार्टिकल्स वायु में, एयर में जो यहाँ पे पार्टिकल्स रहेंगे वो वाइब्रेट करेंगे कि पार्टी जो, जैसे मैंने स्केल को वाइब्रेट कराया, स्केल मारी, वायु की जो पार्टिकल्स उसको मारी, धक धुक धंग मारी ना, तो पार्टिकल्स आगे पीछे जाए, तो मतलब कि वेव की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब कि जो वेव होगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब कि किसकी, उसकी, मतलब कि उसकी नहीं मिस, तरंग की दिशा, किसकी, तरंग की दिशा। इसका मतलब देखो, तरंग की दिशा ए है और पार्टिकल्स हो गए इधर गए फिर पीछे आए, आगे गए फिर पीछे आएंगे, फिर आगे गए फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे आगे चले आएंगे, पीछे चले आए, आगे वाले को डिस्टर्ब करेंगे पीछे चले आएंगे, आगे वाले को डिस्टर्ब करके फिर पीछे चले आए, फिर आगे वाले को डिस्टर्ब करके पीछे चले आए। तो इस कंडीशन में क्या थी, मतलब कि वेव की डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल जो है आगे को डिस्टर्ब करे फिर पीछे, आगे को डिस्टर्ब करे फिर पीछे। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, आगे गए पीछे आए, आगे गए पीछे आए। तो कौन सी वेव होगी बता सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी,
लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका मतलब जो ध्वनि तरंग है वह किस प्रकार की तरंग है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि बताओ भैया जो ध्वनि तरंग है वह किस प्रकार की तरंग है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं, नहीं भैया कन्फ्यूजन रहेगा कि हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। अब उसी प्रकार अगला क्या है, एक एग्जांपल देखो, वेव ऑन स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग पर तरंग। देखो जब हम लोग मेला होता है ना, मेले से एक स्प्रिंग लाते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, आगे फेंकते हैं, फिर मेरे पीछे चली जाती है, आगे फेंकते हैं फिर चली जाती है। मतलब जब हाथ से अपने पकड़ के भैया ये स्प्रिंग आगे फेंकते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, आगे फेंकते हैं फिर पीछे लाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स होते हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं आगे गए फिर पीछे आए, आगे गए पीछे आए। मतलब ये डायरेक्शन किसकी है? वेव की। ये डायरेक्शन किसकी है? मतलब कि तरंग की। किसकी है? तरंग की दिशा है, तरंग की दिशा रहेगी। और जो पार्टिकल्स होंगे आगे गई स्प्रिंग, आगे गई फिर पीछे आई, फिर आगे गई फिर पीछे आई, फिर आगे गई फिर पीछे आई। इसका मतलब स्प्रिंग पर तरंग, किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी? इस पे अनुदैर्ध्य तरंग, इस पे भी लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस पे भी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगी, स्प्रिंग तरंग पे भी। तो पूछेगा क्या कि स्प्रिंग तरंग किस प्रकार की तरंग है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। मतलब जो पार्टिकल आगे गए पीछे है, मतलब पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, अगले वाले को अपनी एनर्जी अगले वाले को देगा फिर आगे पीछे चले आ रहे हैं। समझ गए? अगला क्या है? वेव ऑन अ स्ट्रिंग मतलब डोरी पर तरंग। मान लो एक लड़का यहाँ पे डोरी खड़ा, डोरी लिया है, दीवार तक यहाँ से बांध दिया है, फिर डोरी को जैसे ऊपर नीचे करके दिख रहा है, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। मतलब देख रहे हो, यहाँ से ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, फिर इधर जा रही। मतलब यार देखो तरंग की दिशा तो यही है, दिख रहा है ना, तरंग इधर जा रही है, मतलब तरंग की दिशा यही है, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा यही है। लेकिन जो पार्टिकल्स है ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो क्या दिख रहा है? डायरेक्शन इधर है तरंग की, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब ऊपर और ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं। तो कौन सी वेव होगी ये? पता है? अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो यहाँ पे मतलब डोरी पर जो तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। इसका मतलब डोरी पर जो तरंग होगा वह अनुप्रस्थ तरंग होगा। बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनता है भैया, बनता है। ठीक है, मेरे लिए मेरा मेन चैप्टर है, मुझे ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ना, बस थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या पता एग्जाम्पल बन जाए, है ना, कि कोई ना कोई बहुविकल्पी बन जाए हमारे एग्जाम में। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। मान मतलब पानी की सतह पर तरंग। जैसे देखो आप लोग कभी नदी नाले में गए हैं या तालाब में जाते हैं, जब वहाँ पे पत्थर या कोई कुछ भी फेंकते हैं तो पानी की जैसे या आप बाल्टी या लोटा में कभी भी पानी जब भरते हैं तो वहाँ पे जब बूंद गिरती है, तो जो पानी में जो बूंद गिरती है, तो जैसे देखो आपको क्या पानी की बूंद गिरी, यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरी ना, ये दिख रहा है, ऊपर से नीचे फिर ऊपर नीचे। इसका मतलब ये जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, आगे इधर गया डिस्टर्बेंस, फिर इधर इधर, मतलब कि तरंग की दिशा में ही डिस्टरबेंस हो रहा है। और जो पार्टिकल्स होंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम लोगों को लगता है यार कि जो पार्टिकल्स होते हैं इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी में ऐसा नहीं होता। मतलब पानी के पार्टिकल ऊपर गए फिर नीचे आए। ठीक, और ये जो होता है पता है, जो आगे ये इधर गया फिर इधर गए, फिर इधर आया फिर इधर गए, तो ये होता है डिस्टरबेंस। पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर नीचे होते हैं। इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे, और डायरेक्शन क्या, और डिस्टरबेंस किधर होता है? इधर, या डिस्टरबेंस इधर। तो मतलब क्या हो रहा है? तो यहाँ भी भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं, ट्रांसवर्स वेव होगी, अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ भी कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग। पानी की सतह पर कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ। तो भैया जो पानी ये जहर लहर जो होती है ना, ये लहर टाइप की दिखती है, ये पार्टिकल्स नहीं मूव करते हैं, ये डिस्टरबेंस मूव करता है। मतलब बिच्छू, मतलब तरंग की तरंग तरंग, और ऊपर नीचे पार्टिकल्स लगते हैं, देख रहे हो, ये वाला दिख रहा है पार्टिकल्स, फिर यहाँ से ऊपर से ये पार्टिकल है, नीचे पार्टिकल, ऊपर नीचे पार्टिकल। तो यहाँ पे पानी की सतह पर तरंग कौन सी उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो देखो यार अब हम समझते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता क्या है। मतलब संपीड़न और विलन कहते किसे हैं? देखो तरंग में वह भाग
जहां माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं उसे संपीड़न कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन ऐसे बनाई, ठीक है। यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो एयर में भाई एयर के जो पार्टिकल्स होंगे थोड़ा दूर दूर ऐसे होंगे ना, ऐसे थोड़ा दूर दूर होंगे भाई, एयर के पार्टिकल ऐसे होंगे नहीं। तो वही मान लो कि मैं एक पटरी लेगा, स्केल लेगा, इसको दबाया, यहाँ पे लगाया, फिर इसी स्केल को मैंने जब दबाया, जब मैं दबाया, मान लो दबाता गया, इसी स्केल को मैं दबाता गया, तो ये स्केल कहाँ पे आ गई, एकदम पास चली गई, ये बीचों बीच में यहाँ पे आ गई, स्केल दिख रहे हो आप। तो ये जो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे एकदम दब जाएंगे नहीं, एकदम पास पास आ जाएंगे ना, सिकुड़ जाएंगे ना एकदम, मतलब पास पास। तो एक ऐसी अवस्था बन जाएगी, मतलब कि जो कण होंगे, एयर के जो पार्टिकल्स होंगे, जो वायु के पार्टिकल होंगे यार, वे एकदम पास पास आ जाएंगे। तो अब जरा समझो कि मतलब कि कंप्रेशन का मतलब, संपीड़न का मतलब कि तरंग का एक ऐसा भाग है जहाँ पे जो माध्यम के कण होंगे, माध्यम कोई भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस, क्या, एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो उसे संपीड़न कहते हैं। अब भाई बताओ, कण अगर पास पास आते हैं, पहला पॉइंट है तुम्हें याद करना क्या है, कण बहुत पास पास आ जाते हैं, घनत्व अधिक हो जाता है, मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है, आपने पढ़ा है रो बराबर क्या होता है, यम अपॉन वी, मतलब मास एंड वॉल्यूम का रेशियो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे घनत्व अधिक होगा भाई, जब कण पास पास आएंगे तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम एरिया, तो इसका मतलब घनत्व ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम घट जाएगा और मास बढ़ेगा ही, तो मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व तो अधिक हुआ क्योंकि भाई पार्टिकल्स पास आ गए, और दाब अधिक लगेगा, प्रेशर अधिक होता है। भाई जैसे यहाँ पे स्केल थी, फर्स्ट टाइम क्या थी कि आपने कहाँ रखा था भाई, स्केल यहाँ पे रखा था, एंड सेकंड जब इसको दाब लगाया, प्रेशर लगाया, तो आगे आई तो पार्टिकल एयर के तो जो थे वो पास पास आ गए, मतलब दाब जो प्रेशर होगा वह हाई हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा। तो मतलब 3 पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि कंप्रेशन का मतलब कण पास पास होते हैं, घनत्व जो डेंसिटी होती है वह अधिक होती है, हाई होती है, एंड जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वह भी हाई होता है, उच्च होता है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आता है रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन का मतलब क्या हुआ, विरलन, क्या हुआ, विरलन। देखो, तरंग में वह भाग जहां माध्यम के कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं उसे विरलन कहते हैं। विरलन मतलब सिंपल समझ लो, जैसे मान लो कि मैं इसी स्केल को, मान लो कि यहीं पे स्केल थी, जैसे मैंने इसको दबाया था कण एकदम पास पास थे भैया, एकदम पास पास थे, जैसे मैंने इसी स्केल को हटा के दूर लाया, यहाँ पे ला दिया इस स्केल को, तो थोड़ा कण दूर दूर हो गए, कैसे हो गए, कण दूर दूर हो गए, मतलब विरलन की कंडीशन हो गई। क्या हो गई, विरलन की कंडीशन, मतलब कि इस कंडीशन में क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं, घनत्व तो कम होता है भाई, जो पार्टिकल्स हो गए एक दूसरे का साथ छोड़ दिए, दूर हो गए, तो भाई घनत्व डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर सिंपल सा बात है यार, दाब भी, प्रेशर भी कम हो जाएगा, दाब ज़्यादा लगेगा भी नहीं, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले कण दूर थे फिर पास आए, स्केल को पास लिया, फिर दूर थे फिर पास आए, फिर मैंने जैसे स्केल हटा दी फिर पास, फिर दूर हो गए। तो इसमें ऐसी घटना बनेगी, पता है क्या, पहले दूर फिर पास, फिर दूर फिर पास, इसका मतलब पहले संपीड़न फिर विलयन, फिर संपीड़न फिर विलयन, ये भी घटना बनेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो, अब इस पॉइंट को याद रखने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो ट्रिक क्या है, कंप्रेशन का मतलब याद कर रहे ना, क्लोज, सी से क्या बनेगा, कंप्रेशन मतलब सी से क्लोज, क्लोज का मतलब कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बस। क्लोज, क्लोज का मतलब कंप्रेशन क्लोज, कंप्रेशन क्लोज, ट्रिक क्या है, कंप्रेशन क्लोज, कंप्रेशन क्लोज, मतलब कि क्लोज कण पास पास, क्लोज का मतलब एकदम पास है, तो इसका मतलब कण पास पास होंगे, बस संपीड़न में कण पास पास होंगे, कण पास है तो इसका मतलब डेंसिटी अधिक होगी और प्रेशर भी हाई होगा, मतलब दाब भी अधिक होगा। एंड रेयर फ्रैक्शन का बनाता हूँ एग्जांपल, क्या ट्रिक क्या होता है, रेयर, रेयर एक ट्रिक बनाओ, क्या, रेयर, रेयर का मतलब दूर दूर, रेयर का मतलब होता है रेयर, ऐसा यार, रेयर के साथ कि कण दूर दूर हो जाते हैं, एकदम बोलो मेरे साथ, रेयर, रेयर का मतलब दूर दूर, रेयर का मतलब दूर दूर, रेयर केस होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसका मतलब रेयर फ्रैक्शन, विरलन, मतलब कण दूर दूर होते हैं, बस। क्लियर पॉइंट। तो अब इसी को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जरा देखो, मेरे पास एक ग्राफ है, क्या यहाँ पे मैंने एक लिया है, ग्राफ है, इसमें समझता हूँ। सबसे पहले स्पीकर मेरे पास है, स्पीकर एक मेरे पास सोर्स है, जब स्पीकर से इसमें पार्टिकल्स को मारा जाता है, मतलब कि जब यहाँ पे आवाज़ लगाई जाती है तो वायु होता है, वायु एयर में पार्टिकल्स है ना, वायु के पार्टिकल्स होते हैं, जब यहाँ पे स्पीकर है मेरे पास एक सोर्स है, यहाँ जैसे
मारे जाते हैं पार्टिकल्स को, पार्टिकल एकदम नज़दीक आ जाते हैं। पार्टिकल देख रहे हो एकदम नज़दीक आ रहे हैं, दिख रहा है आपको ये वाला, ये एकदम नज़दीक दिखाता हूँ भैया, देख रहे हो एकदम नज़दीक ये वाली घटना, ये भी कम विजिबल है, देखो ये वाली घटना नज़दीक। तो इसका मतलब एक कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद ये पार्टिकल देखो इस कंडीशन में दूर दूर हो रहा है, दूर दूर हो रहा है, तो इसका मतलब रेयर फैक्शन हो रहा है, रेयर फैक्शन। फिर कंप्रेशन हुआ, पार्टिकल पास पास, फिर दूर दूर, फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं, फिर रेयर फैक्शन। इसका मतलब कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, मतलब संपीड़न एक ऐसी घटना होगी यहाँ पे, कैसी होगा, संपीड़न, मतलब संपीड़न का मतलब कण पास पास होंगे। फिर रेयर फैक्शन मतलब विरलन, क्या विरलन, फिर यहाँ पे संपीड़न, संपीड़न, और फिर यहाँ पे विलन, संपीड़न, विलन, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे आप समझ जाएंगे। तो इसका मतलब अब जरा देखो यार, यह जो ग्राफ है यह तरंग नहीं होता, इसको नहीं समझेंगे, मतलब कि अभी नीचे जो हम लोग समझेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस ग्राफ में भैया कंप्रेशन भी होगा, रेयर फैक्शन भी होगा। और ये जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ सिर्फ आपको किस में दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। किस में, लॉन्गिट्यूडनल, किस में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक। और किसी वेव में देखने को नहीं मिलेगा। संपीड़न और विलयन सिंपल सा लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, जरा यहाँ पे देखना मेरे साथ, देखो दाब और घनत्व का एक ग्राफ बनेगा। सबसे पहले कंप्रेशन यहाँ पे, कंप्रेशन का मतलब ऊपर यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ, बना दिया। जरा देखो कंप्रेशन के नीचे बनाना एकदम, ठीक है, कंप्रेशन का मतलब ऊपर, और फिर रेयर फैक्शन मतलब नीचे कर दो इसको, ठीक है, नीचे कर देता हूँ, कहाँ पे कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ रेयर फैक्शन। फिर कंप्रेशन के सीध पे यहाँ पे ऊपर पॉइंट, फिर रेयर फैक्शन मतलब नीचे पॉइंट, फिर कंप्रेशन का मतलब ऊपर पॉइंट, ऐसे बना दिया। अब इसी को यहाँ से मिलाता हूँ, यहाँ से मिलाया, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई ना, फिर नीचे आएगी। इसका मतलब देख रहे हो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे आप सिंपल सा देख पा रहे हो कि इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट बना, फिर यहाँ पे ए पॉइंट बना, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे सी होगा, मतलब कंप्रेशन, यहाँ पे रेयर फैक्शन, फिर यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे रेयर फैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे रेयर फैक्शन। संपीड़न और विलयन आपको देखने को मिल रहा है ना। फिर उसके बाद जरा एक चीज़ और देखना यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ मतलब संपीड़न, फिर संपीड़न, फिर संपीड़न, फिर यहाँ पे रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन, मतलब इस कंडीशन में औसत घनत्व और दाब, यहाँ पे औसत घनत्व दाब तो है, थोड़ा सा है, औसत में है, लेकिन जीरो नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम लोग नहीं कहेंगे कि यार यहाँ पे जीरो है प्रेशर, यहाँ पे डेंसिटी जो है, डेंसिटी मतलब घनत्व यहाँ पे जीरो है, ऐसा नहीं कहेंगे, कुछ तो है भाई यहाँ पे दाब और घनत्व। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट होता है हम लोग इसको नाम देते हैं क्या, श्रिंग, क्या बोलते हैं, श्रिंग। और जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं गर्त, क्या बोलते हैं, गर्त। तो ये भी क्या बनेगा, श्रिंग, ठीक है, क्या बनेगा, श्रिंग। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है क्या बोलते हैं, श्रिंग, और ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, गर्त, फिर श्रिंग फिर गर्त, ऐसा। तो अब लोग क्या कहते हैं बच्चे, मतलब सिंपल से स्टूडेंट क्या बोलते हैं यार कि ये तो वेव है, ये तो तरंग है, ये तो तरंग है, लेकिन यह ग्राफ जो दिख रहा है आपको, एक जो ग्राफ बना है ना, अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यह तरंग नहीं है, यह दाब एंड घनत्व में बदलाव है, मतलब कि वेरिएशन इन डेंसिटी एंड प्रेशर, मतलब कि उसको दिखाता है, ना कि ये तरंग। आप इसको तरंग नहीं कहेंगे, इसको आप ग्राफ कहेंगे, जो वेरिएशन बताता है, मतलब कि किस में बताता है, दाब एंड घनत्व में बदलाव को बताता है, मतलब कि दाब बढ़ता, बढ़ा, फिर घनत्व, फिर दाब, घनत्व, ऐसे। क्लियर हुआ पॉइंट, आगे बढ़ता हूँ। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखो मैकेनिकल वेव क्या होता है, यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, और भौतिक माध्यम में हमारे पास होता है भैया, क्या क्या जानते हो आप लोग, ठोस, द्रव, और क्या होता है, गैस, ठोस द्रव गैस, ठीक।
तो जो मैकेनिकल वेव होती है, जो यांत्रिक तरंग होती है, इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी। जब भैया माध्यम की आवश्यकता होगी, उदाहरण में क्या लिखेंगे, ध्वनि तरंगे होंगी, स्प्रिंग पर तरंगे, डोरी पर तरंगे, पानी की सतह पर लहरें, मतलब तरंगे वही, ये सभी मैकेनिकल वेव में आएंगे। क्योंकि मैकेनिकल वेव के ही दो टाइप्स होते हैं, यांत्रिक तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। मैकेनिकल वेव मतलब यांत्रिक तरंगे के दो प्रकार होंगे, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। क्या? अनुप्रस्थ, ठीक है, मैंने वहां पे जो बोला वो नहीं होगा, ठीक है। मतलब यांत्रिक तरंग के दो टाइप होंगे, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो इसका मतलब ध्वनि तरंग, स्प्रिंग पर तरंगे, डोरी पर तरंगे, पानी की सतह पर लहरें, ये सभी मैकेनिकल वेव में आएंगी, यांत्रिक तरंगे में। और मैकेनिकल वेव निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे निर्वात में संचरित नहीं होगी, वैक्यूम में संचरित नहीं होगी, गति नहीं करेगी, यात्रा नहीं करेगी। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इसका मतलब संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे भाई ये निर्वात में चलती है। प्रकाश तरंगे कहाँ गति करती है? निर्वात में गति करती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो इसकी चाल यहाँ पे 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल जो सी से व्यक्त करते हैं, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब सिर्फ ओनली प्रकाश जो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, निर्वात में संचरित हो सकती है, निर्वात में संचरित हो सकती है। अब एक सवाल है मेरे पास, क्या है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल क्या होगी, या क्या होगा, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखो जरा, इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया क्या है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एफ का मान दिया है कितना, 500 हर्ट्ज। इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछा है, टी का मान पूछा है। तो अभी मैंने सूत्र क्या पढ़ा था, सूत्र ये पढ़ा, टाइम पीरियड बराबर था 1/फ्रीक्वेंसी। तो टी बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 500, 1/500। जब इसको भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 0.002 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड का जो मात्रक होता है 0.02, और टाइम पीरियड का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे भाग लगाया, जैसे आप 1 को ऊपर रखोगे, 500 को अंदर बाहर रखोगे, तो ये छोटा है, जीरो लगाओ, दशमलव लगा के यहाँ पे जीरो बढ़ाओ, अभी छोटा है, फिर जीरो लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 500 से 100 छोटा है ना, फिर जीरो लगाओ, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाओ, 1000 हो गया, 2 बार जाएंगे, 5 दूनी 10, तो मतलब 1000 मिल जाएगा। काट देंगे, पूरा कट जाएगा, बस आ गया 0.002 सेकेंड, इसका फाइनली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होती क्या है? देखो, सबसे पहले ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मतलब ए मेरा रेयरफैक्शन होता है, ए मेरा कंप्रेशन होता है, ए विरलन और ए संपीड़न होता है ना। तो यहाँ से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बीच का डिस्टेंस होगा ना, यही क्या होगा, वेवलेंथ होगा। क्या होगा, वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, लैम्डा से। तो मतलब एक, मैंने क्या बताया, एक संपीड़न, एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई का को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो मतलब यार ये दिखाना है आपको, ये मेरे पास ये वाला यहाँ तक का पॉइंट क्या हुआ, विरलन, और यहाँ तक का पॉइंट क्या हुआ, संपीड़न। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही हो जाएगा तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो जरा, समझते हैं, या एक तरीके से और हम इसको कर सकते हैं कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब इसका मात्रक मीटर होगा, इस वेवलेंथ का मात्रक क्या होगा, मीटर, इसको मीटर में मापा जाता है। तो अभी मैंने क्या बोला कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के मध्य की बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर यहाँ पे ए दो मेरे पास क्या है, ए सी और ए सी दिख रहा है ना, सी का मतलब समझा था ना, संपीड़न, और आर रेयरफैक्शन का मतलब ए आर और ए आर बनेगा। दो क्रमागत यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस होगा वो भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। उसी प्रकार ये रेयरफैक्शन, दो रेयरफैक्शन यहाँ के बीच का क्या कहलाएगा, वेवलेंथ, मतलब तरंगदैर्ध्य लैम्डा। ठीक, दो यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से लेंगे पॉइंट यहाँ तक का, तो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ। ठीक, तो मतलब दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विलयनों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, किसे, लैम्डा से, ग्रीक अक्षर है, लैम्डा से व्यक्त करते हैं।
अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, अगला है यार स्पीड ऑफ साउंड, मतलब तरंग की चाल। तो सबसे पहले तरंग की चाल को हम लोग देख लेते हैं, वी से व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एक तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग की चाल या बेग कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, तरंग का बेग या तरंग का चाल, ठीक है। तो मतलब कि एक तरंग द्वारा कोई एक तरंग होगी, उसके एक सेकंड में तय की गई, एक सेकंड में तय की गई दूरी को हम तरंग की चाल या तरंग का वेग कहते हैं। एक सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है। तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास ग्राफ है। तो अगर हम जानते हैं कि देखो अभी मैंने पढ़ा था, याद हो आपको, जैसे यहाँ से ये रेयरफैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पूरा कंप्लीट होता है, वेवलेंथ होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, भी टी से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो अगर हमने यहाँ पे जो मेरा ग्राफ था वो डिस्टेंस का ग्राफ था, किसका, डिस्टेंस का ग्राफ था, मतलब कि चाल जिसको बोलते हैं दूरी का ग्राफ था, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से एक सूत्र निकल के क्या आता है, हम लोग पढ़े हैं, याद हो आपको, चाल बराबर मैंने पढ़ा था क्या, दूरी बटे समय, पढ़ा था ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूरी निकालूं, क्या निकालूं, दूरी, अगर यहाँ से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी, मतलब कि दूरी किसके बराबर आ जाएगी, दूरी लेमडा के बराबर, क्योंकि यही है लेमडा, ए डिस्टेंस, ठीक। तो उसके बाद चाल को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, वी से। तो वी बराबर दूरी लेमडा आ जाएगी, और समय किससे, टाइम पीरियड क्या है, टी, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा बटे टी ना, आ जाएगा ना। इसका मतलब वी बराबर लेमडा बटे टी आया मेरे पास। तो अगर मैं टी बराबर, अभी मैंने पढ़ा था, याद करो, कि फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड मेरे पास था, टाइम पीरियड किसके बराबर था, एक बटे फ्रीक्वेंसी के। तो इसका मतलब, और फ्रीक्वेंसी का मान निकालो तो एक बटे टी आ जाएगा ना। तो यहाँ पे v बराबर, इसको लिख सकते हो लेमडा गुणे एक बटे टी रख सकता हूँ। तो v बराबर लेमडा गुणे एक बटे टी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के, तो गुणे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मतलब कि v बराबर, मतलब चाल बराबर निकल के आएगा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, v बराबर लेमडा मतलब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी गुणे तरंग दैर्घ्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट। मेरे पास अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, ध्वनि की गति 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ से आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 2 किलोहर्ट्ज। हम लोग जानते हैं 1 किलोहर्ट्ज बराबर कितने, अभी मैंने पढ़ा था, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1000 हर्ट्ज, मतलब 1 किलो हर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में चेंज कर लिया। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2, इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 जीरो है ना, तो 10⁻³ हर्ट्ज लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज बराबर मैंने पढ़ा था कि 1000 हर्ट्ज होता है, ठीक। फिर उसके बाद मुझे दिया लेमडा, मतलब तरंग दैर्घ्य कितना दिया, 35 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100। तो 1 सेंटीमीटर 100, 1/100 होता है ना, तो इसको 100 से भाग देंगे, 35/100 कितना आ जाएगा, 35/100 मीटर, क्योंकि मीटर में बदला, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। फिर इसके बाद मैंने सूत्र लगाऊंगा यहाँ, v बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गुणे का लेमडा। तो v बराबर 2, फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 2 × 10⁻³ और लेमडा का मान निकल गया 35/100, ठीक है, इतना निकल गया ना। अब उसके बाद देखो, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो यहाँ पे निकल के आएगा 2 गुणे, मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 1000 गुणे 35, नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो कैंसिल, तो 10×2 = 20, ठीक, 10×2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा 10×2 = 20 और गुणे 35, 35×2 = 70, एक जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि v बराबर कितना मिल गया, 700 मिल गया। मुझे क्या बताना है, टाइम मतलब लगने वाला समय। तो अभी मैंने देखा था क्या, कि मेरे पास चाल जो थी v बराबर क्या था, चाल मतलब कि चाल बराबर दूरी बटे समय था ना। तो समय बताना, तो v बराबर, इसको दूरी, इसको डिस्टेंस d से रख सकता हूँ, समय t। तो यहाँ से निकल के आएगा t बताना है मुझे, t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा ना। तो d का मान, डिस्टेंस मुझे कितना दिया, 1.5 किलोमीटर ना। तो इसको यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसको 1000 से गुणा करा दूंगा, यहाँ पे दिया है क्योंकि टाइम यहाँ पे मुझे क्या दिया है, ध्वनि की गति किलोमीटर, मतलब कि दूरी यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिया था 1.5 किलोमीटर, ठीक। तो इसको किलोमीटर को 1 मीटर में लूंगा, 1000 से भाग दूंगा, तो 1 जीरो से गुणा करूंगा, ठीक है, 1 जीरो से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1500। तो मतलब कि जब यहाँ से 1000 रखा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास 700 निकल के आया है।
v का मान, यहाँ से मैंने v का मान निकाला था, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ से क्या करूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ए जीरो से पॉइंट कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, टाइम पीरियड आउट का 15/7, कितना मिल जाएगा 15/7। जब इसको भाग दूंगा 7 दूनी 14, 0.14 लगभग चला जाएगा सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब कितना होता है सेकेंड, t बराबर 2.14 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो दो सूत्र यहाँ पे लगे मेरे पास, ठीक, ये दोनों सूत्र, ठीक, समझ में आया। अब समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो जरा, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। तरंग के मध्य रेखा से ऊपर या नीचे की अधिकतम ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम कहते हैं। तरंग, तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास ये तरंग, ये ग्राफ है, यहाँ ये जो बीच में होता है ना, इस ये रेयर फ्रैक्शन बनता है, कंप्रेशन बनता है, ये रेयर फ्रैक्शन, तो मतलब कि ये जो है यही एम्पलीट्यूड है, इसके बीच का ये मध्य, यही एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ भी एम्पलीट्यूड बनेगा, तो यहाँ भी एम्पलीट्यूड, मतलब कि तरंग के मध्य रेखा से ऊपर या नीचे, ये मध्य रेखा है ना, ये रेखा है, इसके बीच के नीचे और ये ऊपर, ये एम्पलीट्यूड, यहाँ भी ये बनेगा एम्पलीट्यूड। तो अधिकतम ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, मतलब कि आयाम बोलेंगे। देखो अगर उच्च आयाम होगा जिस तरंग में, तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी और तेज ध्वनि सुनाई देगी। आयाम कैसा है, ज्यादा हाई है ना, आयाम कैसा है, यहाँ पे हाई है ना, आयाम कैसा है, हाई है ना। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो बहुत कम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो कम है, यहाँ भी एम्पलीट्यूड बहुत कम है। तो मतलब कि अगर उच्च आयाम है, आयाम एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी, तेज ध्वनि सुनाई देगी वहां पे, ज्यादा तेज। और आयाम कम है तो ऊर्जा कम लगेगी और बहुत नरम ध्वनि, मतलब सॉफ्ट ध्वनि सुनाई देगी वहां पे आपको। मतलब इससे क्या समझ में आता है यार, कि जब कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई पड़ती है तो प्रबलता कम होती है, वहां पे हम लोग आगे समझेंगे, अभी प्रबलता कम होती है, प्रबलता के बारे में, ठीक है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड का ही कंसेप्ट रहेगा, किसका, एम्पलीट्यूड का। तो इसका मतलब देखो, अभी मैं आगे समझता हूँ। देखो जैसे लाउडनेस, यहाँ पे दो डिफरेंस बिटवीन बताना है। लाउडनेस मतलब प्रबलता और तीव्रता के बारे में अंतर, प्रबलता और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो लाउडनेस क्या है, प्रबलता क्या है, मतलब प्रबलता को सिंपल समझने के लिए, प्रबलता ध्वनि का एक लक्षण है, एक गुण है, जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, वही है लाउडनेस। जब कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई पड़ती है तो प्रबलता कम होती है, मतलब कि अगर हम धीमी आवाज सुन रहे हैं तो वहां पे लाउडनेस कम होगी, जबकि तेज सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है। अगर आपको ध्वनि तेज सुनाई दे रही है तो वहां पे प्रबलता ज्यादा होगा, लाउडनेस ज्यादा होगा। कहते हैं ना, स्पीकर बढ़ाओ, इसका तेज करो, गाना तेज करो, गाना धीम करो। तो यदि ध्वनि तरंगों के आयाम छोटे होते हैं, अभी मैंने पढ़ा आयाम के बारे में, तब ध्वनि या ध्वनि धीमी या मृदु थी, सॉफ्ट थी ना होगी। और यदि ध्वनि तरंगों का आयाम बहुत बड़े हैं तब ध्वनि प्रबल या असहज हो जाएगी, मतलब कि जिसको सुनने में मुझे लगेगा यार बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, थोड़ा धीमा करो। तो अभी मैंने पीछे समझा था ना उसके बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो भैया एम्पलीट्यूड जहां पे ज्यादा रहेगा, आयाम ज्यादा है, अगर आयाम ज्यादा है तो ध्वनि बहुत ही तेज सुनाई देगी, आयाम कम होगा तो ध्वनि बहुत मृदु, एकदम मृदु, मतलब धीमी सुनाई देती है। आप समझते हैं लाउडनेस, मतलब जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, वही लाउडनेस, या कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। अगला इंटेंसिटी क्या है, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। यह कान की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि यह कान की संवेदनशीलता, कान सह पाए या न सह पाए, उस पर निर्भर नहीं करता। लेकिन लाउडनेस तो निर्भर करता है, कि हमें कोई मेरे पास साउंड चल रहा है, उसको धीमा कर दो फिर तेज कर दो, धीमा कर दो तेज कर दो, तो वही है लाउडनेस। और इंटेंसिटी यह कान के संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं, संवेदनशीलता का मतलब कितना सहन कर पा रहा है, सहन शक्ति कितनी है। अगर आपके कान के पास तेज आवाज सुनाई दे तो बहुत दिक्कत होगी, धीरे सुनाई देते सुन लेते हैं आसानी से ना। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब हमारे दिमाग को पता कैसे चलेगा कि दोनों साउंड अलग अलग हैं, तो कैसे हैं। तो अब हम समझने वाले क्वालिटी और टिम्बर, मतलब गुणता क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे हम समान तीव्रता और पिच वाली ध्वनियों को अलग अलग स्रोतों से पहचान सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखा जाए, एक यहाँ पे जो ग्राफ है ध्वनि का, यहाँ भी एक ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखूं इसकी आवृत्ति कितनी आएगी, मतलब कि इसका दोलन कितना बार हुआ, 1 2 3 4, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 4, और इसका भी देखो दोलन 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 आ रही है। मतलब देखो दोनों ध्वनियों की तो फ्रीक्वेंसी समान है, फ्रीक्वेंसी समान है, अगर फ्रीक्वेंसी समान है तो उसका पिच भी क्या होगा, समान होगा।
पिच भी समान होगा। तो इसका एम्पलीट्यूड देखूं तो लगभग लगभग ए क्या बनता है, एम्पलीट्यूड बीचों बीच का पॉइंट, यही तो एम्पलीट्यूड बनता है, यही तो एम्पलीट्यूड। तो इसका लगभग 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 एम्पलीट्यूड भी समान है ना, एम्पलीट्यूड भी समान है। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वह भी समान है। तो यार हमारा जो माइंड है वह कैसे समझ पाएगा कि यहाँ पे जो ध्वनि है अलग अलग आ रही, कैसे समझ पाएगा? तो हम फ्रीक्वेंसी समझते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी बार काउंट करते हैं, जो दोलन होता है वही समझते हैं, हाँ इतनी बार फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4। देखो नीचे उतना बार रेयर फ्रैक्शन है ना, रेयर फ्रैक्शन। और यहाँ पे कंप्रेशन, संपीड़न और विलयन, कंप्रेशन कंप्रेशन, चार रेयर फ्रैक्शन। मतलब कि जितने ऊपर कंप्रेशन उतने रेयर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी जितना काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 4, तो इसका भी 1 2 3 4, नीचे भी वही रहेगा रेयर फ्रैक्शन 4। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी समान है और पिच भी समान है, तो एम्पलीट्यूड भी समान है। अगर फ्रीक्वेंसी समान है, पिच भी समान है, एम्पलीट्यूड समान है, तो उसकी लाउडनेस भी समान होगा, लाउडनेस भी समान होगा ना, मतलब प्रबलता भी समान होगी। तो यार हम कैसे समझ पाएंगे कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वह कैसे पता कर पाएगा कि ये जो जो ध्वनियां आ रही हैं एक ही जगह से आ रही हैं, एक ही वाद्य यंत्र से आ रही हैं? तो इसका मतलब अगर इसको मैं सिंपल में समझूं, मतलब किसी आवाज को सुनकर यह पहचानना कि वह किस व्यक्ति या किस वाद्य यंत्र की है, उसे ध्वनि की हम गुणता कहते हैं। तो देखो वहां पे क्या होना चाहिए, समान तीव्रता होनी चाहिए, समान पिच होगा, समान आयाम होगा, समान प्रबलता, प्रबलता मतलब लाउडनेस। लेकिन फिर भी हमारे कान को अलग अलग आवाज आती है, भाई हमारे कान है उसको अलग अलग आवाज आएगी, उनका तरंग रूप अलग अलग होता है। देख रहे हो तरंग का रूप, तरंग का रूप कैसा है ना, अलग अलग है। तो हम कैसे समझ पाएंगे, सिंपल सा है। अगर मान लो कि आपके सामने एक हारमोनियम की आवाज सुनाई दी, ठीक है, और एक बांसुरी की आवाज सुनाई दी जाए, ठीक, तो बजाई जाए, तो फिर भी उनकी आवाज अलग अलग होगी, क्योंकि भाई उनका पिच भी समान रहेगा, एम्पलीट्यूड सब कुछ समान, लेकिन आवाज अलग अलग होगी। बस वही कहते हैं गुणता, उस एक गुणता के माध्यम से उसको हम ध्वनि की आवाज को अलग अलग पहचान सकते हैं। यही जो ध्वनि की गुणता है, क्वालिटी है, यही कारण होगा कि क्वालिटी ही बताएगा कि हाँ उसकी गुणता कैसे है, वह किस वाद्य यंत्र से आवाज आ रही है। सब देखो, एक पॉइंट है टोन, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। जैसे अब टोन सुनते हैं, किसी मोबाइल फोन में टोन सुनते हैं ना, तो वहां पे उसको बोलते हैं एकल आवृत्ति, मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी एक है। और स्वर किसे कहते हैं, अनेक ध्वनियों के मिश्रण को हम स्वर कहते हैं, मतलब कि हर जगह से कई सारी ध्वनियां एक जगह मिश्रित हो जाए, मिक्स हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल क्या होती है, देखो अभी इसको मैंने पीछे समझा था, ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होती है पीछे मैंने इसको समझा था। तो देखो जरा, किसी एक माध्यम में यदि तापमान समान रहता है तो ध्वनि की चाल भी निश्चित रहती है, मतलब कि अगर उसका टेम्परेचर समान है, टेम्परेचर फिक्स है, तो जो ध्वनि की चाल है वह निश्चित रहती है। दूसरा पॉइंट है, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वह ठोसों में तो सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में, ठीक। तीसरा पॉइंट है, ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड की ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, उदाहरण देख लो, उदाहरण क्या है, वायु में प्रकाश की चाल। अगर देखा जाए वायु में प्रकाश की चाल, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बना लूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, इसको हटाता हूं। देखो वायु में क्या लिखेंगे, ध्वनि की चाल। क्या, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड होता है और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये पॉइंट याद रखना बहुविकल्पिक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड होता है और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल, प्रकाश की चाल, मतलब कि ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा बड़ी चाल होती है, मतलब कि ध्वनि की चाल से सबसे ज्यादा तेज प्रकाश की चाल होती है, सबसे ज्यादा तेज प्रकाश की चाल होती है, जिसको हम, मुझे याद है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है। अब देखते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। जिस प्रकार हम क्लास 7 या क्लास 8 में पढ़े हैं, आगे चल के क्लास 10 में पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का परावर्तन, उसी तरह एकदम ध्वनि का भी परावर्तन है। तो देखो पहला क्या है, जैसे ध्वनि का परावर्तन होता क्या है, सबसे पहले देखो, जब ध्वनि तरंग किसी ठोस सतह से टकराती है तो वह वापस आ जाती है, यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। मतलब कि कोई भी जो साउंड होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो वह जैसे किसी सतह से टकराएगी, किसी सॉलिड सतह से टकराती है तो वह वापस आ जाती है, वही है ध्वनि का परावर्तन। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्वनि का परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। मतलब कि जो ध्वनि के परावर्तन का जो समय है वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, मतलब कि ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो एकदम प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है।
यहाँ पे लिख सकते हैं ध्वनि के परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, मतलब कि ध्वनि के जब परावर्तन तो वहां पे प्रकाश का परावर्तन भी एकदम ध्वनि के परावर्तन के जैसा होता है। देखो ध्वनि का जो आपतन कोण होता है, ध्वनि के परावर्तन कोण आर, मतलब कि परावर्तन कोण को एंगल आर बोलेंगे और आपतन कोण को आई। इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। जो ध्वनि का आपतन कोण होगा वह बराबर होगा ध्वनि के परावर्तन कोण के। दूसरा पॉइंट क्या है, जो कि ये दोनों क्या है, लॉज हैं कि किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, ध्वनि के परावर्तन के साउंड के। पॉइंट क्या है, आपतित ध्वनि तरंग, क्या आपतित ध्वनि तरंग कॉमा परावर्तित ध्वनि तरंग तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जिस प्रकार देखो, मान लो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक दीवार है, यहाँ से किरण आई, आपतित किरण आई, जैसे इस दीवार से टकराई, एक सतह है, जैसे टकराएगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब परावर्तित हो जाएगी। तो इनके बीचों बीच में एंगल आई बनेगा, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल आर बनेगा, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ध्वनि का आपतन कोण और ध्वनि का परावर्तन कोण। और बीच में एक नॉर्मल होता है जिसको बोलते हैं अभिलंब, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है बीचों बीच में जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है वह तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। यही था, ये दोनों मेरे पास लॉस थे, नियम थे, किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, ध्वनि के परावर्तन का नियम का, ए ध्वनि के परावर्तन के दोनों मेरे पास नियम था। ठीक है, सिंपल सा, ध्वनि के जब कोई ध्वनि किसी ठोस सतह से टकराती है तो वह वापस आ जाती है, या ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इको। अब देखो जो इको है, प्रतिध्वनि जो है, एकदम रिलेटेड वही ध्वनि के परावर्तन के जैसा है, बस एकदम ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। देखो कह रहा ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव, दोहराव मतलब पुनः सुनना को प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं, जो मेरी मान लो आप कमरे में गए, किसी कमरे में आप देखे होंगे, कहीं पहाड़ कहीं इलाके में चले जाओ, आप बुलाते हैं किसी का नाम लेकर, जब आप बुलाते हैं तो वहां पे ध्वनि टकराती है। किसी बड़े हॉल में चले जाइए, जब आप बोलते हैं, स्कूल स्कूल में देखते हैं ना आप, जब रूम होता है उसमें जब बोलते हैं तो चिल्लाते हैं, तेज से ध्वनि परावर्तित होकर आती है, सुनाई जाती है, सुन जाते हैं। इसका मतलब जैसे दीवार से टकराएगी ध्वनि पुनः मुझे सुनाई देगी, तो जो पुनः ध्वनि सुनाई देती है वही है प्रतिध्वनि, वही है प्रतिध्वनि। मतलब ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव मतलब पुनः सुनना को ही ध्वनि प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, देखो अब जो कंडीशन होती है यार कि प्रतिध्वनि की कंडीशन क्या है, देखो हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का समय अंतराल हो। मतलब कि जो टाइम होगा वह टाइम 0.1 सेकेंड से बड़ा भी हो सकता है या इतना ही हो सकता है 0.1 सेकेंड। भाई हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, क्योंकि उसको भी तो थोड़ा सा टाइम चाहिए ना यार कि प्रतिध्वनि सुनना है। मतलब कि यहाँ पे बोला मूल ध्वनि, मूल ध्वनि जब आप बोले फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लिया 0.1, जो ध्वनि टकरा के आए तो उसी ध्वनि को हमारा ब्रेन समझ पाएगा कि हाँ ये मेरे पास प्रतिध्वनि है। ठीक है, जैसे मतलब कि आप चले गए किसी पहाड़ी इलाके में, आप चिल्लाते हैं बबीता बबीता करके, इसे जब चिल्लाते हैं तो वो साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके आता है ना, तो प्रतिध्वनि से बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सोंटी भैया हैं, ठीक है, कौन है, सोंटी भैया। अब ये जैसे चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि बबीता बबीता, जैसे चिल्लाते हैं वैसे ध्वनि गई इस दीवार से, इस दीवार से टकराई, टकराई ना, फिर वैसे इसका जो डिस्टेंस है डी मान लिया, टकरा के ये किस चाल से, मान लो वी चाल से आई। जब ये ध्वनि चिल लाए है, बोले बबीता बबीता, फिर जाके दीवार से टकराई, इसके बीच का डिस्टेंस डी मान लिया, फिर यही ध्वनि टकरा के लौट के वापस आ गई, फिर इनके पास तो भी चाल से लौट के वापस आए। तो यहीं पे अगर कोई टोटल समय पूछता है, मतलब कुल टाइम पूछता है, मतलब कुल समय, अगर आपसे कुल समय पूछा जाए तो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर यूको के लिए कुल समय टोटल टाइम, तो टी बराबर क्या निकालेंगे, टी बराबर यहाँ पे टोटल टाइम क्या निकलेगा, यहाँ पे टोटल टाइम मतलब पहले के लिए T1 प्लस दूसरे के लिए T2, दूसरे के लिए T2, कि पहले यहाँ पे जो ध्वनि यहाँ पे जैसे बोला गया तो कितना टाइम लग रहा है, फिर लौट के आ रहा है किस चाल से, कितना टाइम वहां पे लग रहा है, तो दोनों के लिए ऐड करूंगा कुल टाइम। तो आप एक सूत्र बचपन में पढ़े थे यार, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं यहाँ पे समय का मान निकालूं तो क्या मिल जाएगा, दूरी बटे का चाल मिल जाएगा ना। तो यहाँ से टी टाइम बराबर T1, टी के स्थान पे क्या समय, समय मतलब डी, और दूरी को रख सकते हैं डी से डिस्टेंस, चाल को वी से, टी बराबर डी बटे भी, यहाँ से आ जाएगा टी बराबर डी बटे वी प्लस T2 बराबर डी बटे भी। यहाँ से क्या दिख रहा है, नीचे समान है v और ऊपर वाला जुड़ जाएगा 2d, तो यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा 2d बटे का v। ये प्रतिध्वनि के लिए सूत्र निकल के आ जाएगा
कि प्रतिध्वनि के लिए सूत्र क्या होता है, T बराबर 2D बटे का V। D क्या होता है, डिस्टेंस, और V क्या होता है, चाल, मतलब वेग। ये प्रतिध्वनि के लिए फॉर्मूला निकाल के आ जाएगा। सवाल क्या है, कह रहा है कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकेंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है यार उसको लिख लेना है, ठीक है। दिया है टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड। फिर उसके बाद यदि ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल कितना दिया है, 342 मीटर पर सेकेंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। दूरी मतलब डिस्टेंस बताना है, ठीक। तो अभी मैंने सूत्र याद किया था प्रतिध्वनि के लिए, टी बराबर क्या था, 2D बटे का V। टी मुझे 3 सेकंड दिया है, 2D का मान ज्ञात करना, V चाल कितना दिया है, 342, ठीक है। कितना दिया है मुझे, 342। इसका इधर गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, 3 × 342 बराबर कितना मिलेगा, 2D। एडी गुड़े दो गुड़े में इधर आएगा बटे में, 3 × 342 बटे का 2 बराबर डी हो जाएगा। 2 से काटता हूँ, 2 ही करनम 2, एक बचेगा, 2 7 14, 2 ही करनम 2, कट गया ना पूरा। अब 3 से इसका मल्टीप्लाई करो, 3 ही करनम 3, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 करनम 3 2 5, कितना आ जाएगा, 513। डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 513 मीटर, ठीक। तो ये सवाल का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच जो दूरी पड़ेगी वह 513 मीटर आ जाएगा। अब देखो अगला कंसेप्ट क्या है कि प्रतिध्वनि के सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। देखो कोई भी प्रतिध्वनि अगर मुझे सुनना है तो पहले मैंने पढ़ा था यार, अगर ई को सुनना है लगभग लगभग जो मेरा माइंड होता है वह टाइम कितना लेता है, 0.1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड लेता है, या उससे ज़्यादा या उससे कम। और कितने डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस पे। और ध्वनि की जो चाल होती थी वह 344 मीटर पर सेकेंड होती थी ना। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, टी बराबर इको के लिए प्रतिध्वनि के लिए 2D बटे V पढ़ा था ना। तो यहाँ पे टाइम आपको क्या लेना है, टाइम बराबर 0.1 सेकेंड। क्यों लेना है, क्योंकि जो प्रतिध्वनि सुनाई देती थी वह मुझे सुनाई देती थी 0.1 सेकेंड ना, लगभग लगभग सुनाई देती थी, बराबर 2D बटे का V, ठीक। तो एक गुणे में इधर आएगा बटे में, हाँ। तो इसका मतलब 0.1 ऐसे लिख दूँ, या 2D बटे V का मान 344 दिया है, ठीक है। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.1 × 344 बटे, एक गुणे में 2 है तो 2 बटे में आ जाएगा, बराबर कितना मिल जाएगा, D के बराबर मिल जाएगा ना। अब इसको 2 से काटूंगा, 2 ही का नाम 2, एक बचेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4। अब इसका इसमें गुणा कराऊंगा, 2 एक नाम 2 2, 7 एक नाम 7, और फिर एक नाम 1। पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा निकल के आ जाएगा। मतलब कि ये डिस्टेंस लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 17 में, कितना आ जाएगा, 17 मीटर। मतलब कि प्रतिध्वनि की सुनाई देने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वह लगभग लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। कितना, 17 मीटर होनी चाहिए लगभग लगभग, क्योंकि 17.2 है, लगभग मान लेते हैं 17 मीटर, ठीक है। कि जो प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अगर मुझे प्रतिध्वनि सुनना है, अगर कोई रूम है आपका, अगर या कोई हॉल है वहां पे प्रतिध्वनि सुनना है, क्योंकि प्रतिध्वनि का मतलब टकरा के वापस आना, ध्वनि सुनाई देना, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए लगभग। क्लियर पॉइंट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्बरेशन, अनुरणन। देखो ये जो हमने यार यू को पढ़ा ना, ई को, तो उसी तरह एकदम रिवर्बरेशन मतलब कि ध्वनि का बार बार परावर्तन होकर सुनाई देना। किसी आप हॉल में चले जाओ, किसी रूम में जब बोलते हैं, मान लो आपके पास एक छोटा सा रूम है, आप जब बोलते हैं हेलो 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 बोलते हैं ना ऐसा, तो वो ध्वनि बार बार दीवारों से टकराएगी, छत से टकराएगी, बार बार टकरा के फिर मेरे पास आएगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक हॉल है, यहाँ पे इस हॉल से यहाँ से आदमी बंदा बोल रहा है, देखो यहाँ से टकराई, यहाँ ध्वनि गई, फिर यहाँ से टकराई, यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से टकराई, यहाँ गई, फिर यहाँ से टकराई, मतलब कैसे गई, फिर यहाँ इस व्यक्ति के पास आ रही है, मतलब डायरेक्ट साउंड, यहाँ से डायरेक्ट साउंड जा रहा है। इसका मतलब कि जो जब हम हॉल में बोलते हैं तो वो जो ध्वनि होगी बार दीवार से टकराएगी, छत से टकराएगी, ठीक है, आगे जाएगी, तो हर जगह टकराने के बाद जब सुनाई देती है वही है अनुरणन। किसी बड़े हाल में हाल की दीवारों छत तथा फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का बने रहना अनुरणन कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। मतलब कि चाहे हॉल हो, हाल होते हैं, हाल की जो दीवारें हैं, जो छत है और जो फर्श भी है, उसे बार बार परावर्तन के बाद हमारी ध्वनि के जो परावर्तन होगा, बार 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 जो परावर्तन होगा, तो उससे जो ध्वनि बनती है वही है अनुरणन।
तो इसका मतलब अगला क्या है, किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुरण के को कम करने के तरीके क्या हैं कि सभा भवन की छत तथा दीवारों पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने पैनल ध्वनि का अवशोषण करने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब कि बार बार ध्वनि का परावर्तन है उसको कम करना है तो वहाँ पे थोड़े से जो होते हैं संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने पैनल ध्वनि का अवशोषक करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है सीट ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले पदार्थों की बनाई जाती है। मतलब कुछ सीटें होती हैं जो ऐसी बनाई जाती हैं कि जो ध्वनि के अवशोषक को गुण रखने वाली बनाई जाती हैं। ध्वनि अवशोषक मतलब कि वो ध्वनि को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, एक्सेप्ट कर ले, इसलिए बनाई जाती है। ठीक है, अब आगे समझता हूँ अगला क्या है, ध्वनि परावर्तन के उपयोग क्या है। देखो भैया, मेगाफोन और भोंपू भोंपू सुने होना, या हॉर्न और शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं भोंपू दिख रहा है, हॉर्न दिख रहा है, या मेगाफोन दिख रहा है, या शहनाई दिख रहा है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये पॉइंट देखो जरा, और ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला गोल टाइप सर्कल टाइप का ना। और यहाँ से जब आवाज निकाली जाती है और यहाँ से जब बोला जाता है, यहाँ से भी जब बोला जाता है, तो ये क्या करता है, आवाज को, मतलब हमारी एनर्जी जब बोलते हैं उस एनर्जी को अंदर एक्सेप्ट करता है, अंदर बनाता है एनर्जी को, फिर धीरे धीरे इसी लाइन के माध्यम से, इसी ये मतलब कि समझ लो एक होल टाइप का रहता है, इसी नली टाइप का, इसी नली टाइप से बाहर आती है। तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे पहुंचेगी तो फिर यहाँ से आवाज़ क्या होगी, आगे की ओर मूव होगी, मतलब कि आगे की ओर फैलेगी, आगे की ओर मूव होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम ऐसे बोलते हैं तो ये ध्वनि दूर तक जाती है, क्या दूर तक जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी जब हम बड़े मेले में जाते थे, ये मेगा फोन जो होता है, तो लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो उसमें वहाँ पर रहते हैं, जैसे आप कोई बड़े लोग हो गए या पुलिस हो गए, तो वहाँ पे मेगा फोन लेकर बोलते रहते हैं, हाँ हेलो हेलो, यहाँ पे ना जाए, यहाँ पे ना जाए, यहाँ पे दिक्कत है, ऐसा ऐसा भीड़ है, बोलते हैं। ताकि क्यों, क्योंकि वो ध्वनि अगर वही मेगा फोन के विदाउट बोले तो वो ध्वनि तुरंत फैल जाती है। जैसे मुंह से हम बोलते हैं ध्वनि फैल जाएगी, तो ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं, एनर्जी कंटेन नहीं होगी। इसीलिए जब हम लोग मेगा फोन लेते हैं, साने लेते हैं, तो पता चलता है कि मेगाफोन में बोलते हैं तो पहले एनर्जी अंदर कंट्रोल होगी, तो जो नली होगी उसके माध्यम से बाहर आएगी, तो वो आवाज़ दूर जाके फैलती है, मतलब दूर जाती है। उसी प्रकार सहनाई होगा, जब शादी उदी पड़ती सहनाई लेकर आते हैं तो दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, हाँ लगता है बारात आ गई ना। तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो हम लोग ध्वनि का परावर्तन किसको उपयोग करना है, तो हमें अगर ध्वनि दूर तक भेजना है, तो इन चीज़ों का मैं यूज़ करता, इन इक्विपमेंट का, इन उपकरण का, इन यंत्र का मैं यूज करता हूँ। समझ गए पॉइंट। अब देखो अगला है स्टेथोस्कोप। मतलब यह एक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनियों को सुनने के लिए डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो जरा, ये दिख रहा है यहाँ पे, जब ये डॉक्टर, मान लो ये छोटा सा बच्चा है, जब ये डॉक्टर यहाँ पे स्टेटोस्कोप लगाया कि नहीं, ये दो नली रहती हैं, और यहाँ पे जब इसके यहाँ पे फेफड़ों, यहाँ पे पेट में, यहाँ पे बगल में सीने पे लगाते हैं इसको, तो यहाँ पे इसकी जो फेफड़ों की और जो हृदय की जो ध्वनि होती है, जो वहाँ ध्वनि निकली है, वो इस नली के माध्यम से कान में पहुँचती है। तो पता चल जाता है हाँ डॉक्टरों को यहाँ पे इनकी दिक्कत आ रही है, मतलब कि सांस ज़्यादा तेज चल रही है या कम चल रही है। ठीक है, तो यह एक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनियों को सुनने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। समझ गए कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट क्या है, अगला देखो, अगला एग्जांपल क्या है, मतलब कि अगला यूज क्या है, ध्वनिपट। क्या होता है ध्वनिपट, यह एक वक्राकार पट होता है जिसे बड़े हॉल या मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि ध्वनि पट से परावर्तन के बाद समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। जैसे एक प्रकार का दर्पण, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ध्वनि पट रख दिया गया है, और यहाँ पे मैं खड़ा होके बोलता हूँ, हाँ यहाँ से बोलता, तो मेरी ध्वनि जाएगी, इधर गई, मेरी ध्वनि इधर से गई, फिर मेरी ध्वनि इधर गई, तो इधर से टकराई, फिर इधर से टकरा के लौट आ रही है, इधर से टकरा के लौट आ रही है, लौट आ रही है। देख रहे हो ना ध्वनि पट टाइप का, ये लौट आ रही है, मतलब कि इधर से जाएगी तो इधर लौटेगी। इसका मतलब जब ध्वनि जाएगी, ध्वनि पट से टकराती है, तो परावर्तन के बाद समान रूप से पूरे हॉल में फैलेगी, मतलब कि जो पूरा हॉल है उस हॉल में पूरे फैल जाएगी, तो जितने लोग बैठे हैं सुनाई देता है। कभी कभी आपने ऐसा देखो होगा कि जब हम लोग टीवी देखने जाते हैं, कहीं हॉल में जाते हैं टीवी वीवी देखने, तो वहाँ पे जो छतें होती हैं उसकी भी छतें वक्रता वक्राकार बनाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, कुछ लोग नीचे बैठते हैं। ठीक है, तो जैसे
या आप स्टेडियम में चले जाओ या क्रिकेट स्टेडियम में चले जाओ, तो वहाँ भी जो वक्रता, वहाँ भी जो छतें होती हैं वो भी वक्राकार के रूप में बनाई जाती हैं, इसलिए कि कुछ लोग ऊपर बैठे हैं कुछ लोग नीचे, ताकि जो आवाज़ है हर जगह फैल जाए। तो मतलब कि सम्मेलन कक्ष की वक्राकार छतें, मतलब कि जो सम्मेलन कक्ष होता है वहाँ भी वक्राकार छतें बनाए जाते हैं। जैसे कंसर्ट हॉल व सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है, जिसमें कि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जो ध्वनि होती है वो सभी हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। जैसे देखो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है ना कि जैसे यहाँ पे मान लो एक वक्राकार छत बना दी गई, वक्राकार, और यहाँ से जैसे ध्वनि भेजी जाएगी, टकराई फिर आई, फिर टकराई फिर आई, टकराई परावर्तन हुआ फिर आई, तो ऐसे नीचे भी गई। इसका मतलब कि वक्राकार बनाई जाती है ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद वह फैल जाए, पूरे हॉल में फैल जाए। तो यार अब हम पढ़ लेते हैं श्रव्यता का परिसर, रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, देखो सबसे पहले मेरे पास तीन तरंगे हैं, कौन कौन सी, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे एंड पराश्रव्य तरंगे। ठीक, अपश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। कितना, 20 हर्ट्ज से कम हो, मतलब कि जिनकी भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। दूसरी है श्रव्य तरंगे, किसे कहते हैं, आवृत्ति जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है, या इसी को हम लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज, मतलब क्योंकि 1 किलो में कितना होता है, 1000 ना। तो उसी प्रकार श्रव्य तरंग उसे कहते हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है। अगला प्रसरभ तरंगे, परासरभ तरंगे मतलब कि आवृत्ति क्या होती है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, या बोले 20,000 हर्ट्ज, या बोले 20 किलो हर्ट्ज। ठीक, पॉइंट नंबर 1 क्या है कि वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, मतलब कि जिन्हें हम आसानी सुन सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं श्रव्य तरंगे। क्या कहेंगे, श्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जो ये श्रव्य तरंगे हैं, हाँ, जो ये मेरे पास अपश्रव्य तरंगे हैं, ये पहली चीज क्या होती है कि इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। अगर इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, तो पता है एक तरंगे कहाँ उत्पन्न होगी, कैसे उत्पन्न होगी, जब भूकंप आता है, या पृथ्वी में जब जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है ना, पृथ्वी कंपन करती है, तो वहां से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वही है अपश्रव्य तरंगे। और जब ज्वालामुखी या भूस्खलन से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। ठीक, अब जो मेरे पास दूसरा है श्रव्य तरंगे, इनका तो मैं जान लिया, हाँ आवृत्ति इसकी इतनी होती है, लेकिन यही जो श्रव्य तरंगे हैं, इसी तरंगों को हमारा कान आसानी से सुन सकता है, मतलब कि मनुष्य का कान, इन तरंगों को मनुष्य का कान आसानी से सुन सकता है। अब ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, कोई वाद्य यंत्र हो सकता है, या ढोल सितार जो बजाया जाता है, या मनुष्य तथा जानवरों की आवाज़ आती, ये सभी चीज़ें हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए मतलब कि मनुष्य जो होता है श्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब कि जब श्रव्य तरंगे उत्पन्न हो, जान लो हमारा कान उसे आसानी से सुन सकेगा। अगला है पराश्रव्य तरंगे, क्या होती है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका मतलब कि जैसे ये जो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे, ये ज़्यादातर बिल्ली, कुत्ते या चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। मतलब कि जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये जानवर लगभग ज़्यादा सुन सकते हैं, बिल्ली, कुत्ते हुए, चमगादड़ हुए, ठीक है। और इन तरंगों का उपयोग हम अभी भी सीखेंगे कि जो पराश्रव्य तरंगे इनका उपयोग ज़्यादातर अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है, अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखो जरा आगे, यहाँ पे एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेता हूँ। एक मेरे पास सवाल क्या है, एक व्यक्ति की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इन दोनों आवृत्तियों के लिए वायु में ध्वनि तरंगों की सामान्य तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बताना है। मान लो कि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, पहले मुझे दिया है, पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 20 हर्ट्ज, और यहाँ पे मुझे क्या बताना है, वी चाल इसके लिए कितना दिया है, दोनों तरंगों के लिए 340 मीटर पर सेकेंड, और मुझे लेमडा बताना वेवलेंथ। दूसरे केस में भी मुझे कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी 20,000, यहाँ पे पहले 20 दिया था फिर 20,000 हर्ट्ज है ना, 20 किलो हर्ट्ज, इसको बदल लो, 20 1 किलो हर्ट्ज बराबर कितने हर्ट्ज, 1,000, तो 20 इसको मैं बदल लूँगा, तो क्या लिख दूंगा, 20 गुणे 1,000 हर्ट्ज ना, या मैं इसको लिख सकता हूँ 20 गुणे 10 की पावर, या ऐसे लिख देता हूँ,
या इसको लिख सकता हूँ, हाँ 20 × 10⁻³ लिख सकता हूँ ना, या आप 2 × 10⁻⁴ भी बना सकते हो, क्योंकि एक जीरो है, गुणे में खाते जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये चाल भी दी है, वही 344 मीटर पर सेकंड, दोनों तरंगों के लिए यही चाल यूज करना है, और यहाँ भी लेमडा आपको बताना दोनों केस में। तो सिर्फ इस केस में बताएंगे, हमने एक याद किया था क्या, v बराबर एफ इंटू लेमडा याद किया था ना, चाल बराबर फ्रीक्वेंसी, चाल किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी उड़े तरंग दैर्ध्य के। चाल मुझे कितना दिया 344 और फ्रीक्वेंसी दिया 20 गुड़े लेमडा, वेवलेंथ बताना है, गुड़े में जाएगा बटे में, तो 344 बटे का 20 बराबर लेमडा। तो इसको 2 से काटूंगा, 2 ही करना 2, 1 बचेगा, 2×7 = 14, 2×2 = 4, कितना आ गया 172 बटे, एक जीरो है मतलब एक लिख सकता हूँ, 10 बचेगा ना, क्योंकि 2 कट गया, 10 बचेगा बराबर लेमडा, क्योंकि 10×2 = 20। तो अब इसे एक जीरो हटाऊंगा तो पीछे से एक अंक बाद क्या लगा दूंगा, एक जीरो हटाऊंगा तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव 2 1, तो मतलब कि 17.2 मतलब 17.2 आ जाएगा लेमडा का मान। तो पहले केस में लेमडा बराबर 17.2 मीटर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। अब दूसरे केस में लगा v बराबर क्या था, फ्रीक्वेंसी गुणे लेमडा, v का मान 344, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया 20 × 10⁻³ लेमडा बताना है, गुणे में दे आएगा बटे में, 344 बटे 20 × 10⁻³ बराबर लेमडा। 20 से इसको काटो, 2 1 बचेगा, 2×14, 2×2 = 4, कितना आया मेरे पास 172, नीचे कितना बचेगा 10 × 10⁻³ बचेगा ना, बराबर लेमडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 172, नीचे 10⁻4 बन जाएगा, क्योंकि 10⁻1 है, गुणे में घाते जुड़ेगी, बेस समान है, 3 और 1 4 बराबर लेमडा। अब इस घात को ऊपर भेज दो, 172 × 10⁻⁻4 बराबर लेमडा, इतना ये आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर ये पावर 10 की पावर प्लस है, नीचे ऊपर जाएगी, घात प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। इसको भी लिख सकते हैं, मेरा फाइनली दोनों का आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखो, जो मेरे पास यार पराध्वनि के अनुप्रयोग, मतलब कि जो मेरे पास पराश्रव्य तरंगे हैं, इनके कुछ उपयोग होते हैं। पहला उपयोग देखते हैं कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में। अल्ट्रासोनोग्राफी में देखो, जब पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र होता है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। मतलब कि पराश्रव्य तरंगों, जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी जब कराया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बन जाए, ताकि वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाए, देखिए कहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे कोई दिक्कत क्या है। तो इस संसूचक से रोगी के, जो कोई बीमार आदमी होता है, रोगी के जैसे यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, गर्भाशय या गुर्दे आदि का प्रतिबिंब अगर देखना है तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है, जहाँ पे पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाता है, जिसके माध्यम से प्रतिबिंब बन जाए, ताकि दिख जाए कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक। दूसरा है, इसका यूज कहाँ पे होगा, इकोकार्डियोग्राफी में। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होता है, पराध्वनि तरंगों के, पराध्वनि जो तरंग है उनको हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। मतलब कि जो हृदय होता है वहाँ पे पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करके, मतलब कि वहाँ पे भेजेंगे, फिर वहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद उसका इमेज बनेगा, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे हृदय में यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ठीक। अब उसके बाद जो ये पराश्रव्य तरंग है, इसका उपयोग चमगादड़ भी करते हैं, मतलब कि कई जानवर भी करते हैं। मतलब कि चमगादड़ द्वारा जो पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं, मतलब कि चमगादड़ भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। कैसे कैसे करेंगे, देखो जरा। मान लो ये चमगादड़ है, ठीक है, और यहाँ पे ये उसका खाने का भोजन है, मतलब इसका भोजन है, मतलब कि जो कीट पतंग होते हैं छोटे छोटे ना, क्योंकि अब कैसे पता करें यार कि मुझे यहाँ पे भोजन करना है, तो इसका मतलब कीट पतंग कैसे पता करेंगे, क्योंकि इनको दिखता नहीं। अब भाई पता कैसे करेंगे कि कीट यहाँ पे है, तो कैसे खाऊं, कैसे अपना भोजन बनाऊं, तो क्या करेंगे, देखो। जो चमगादड़ होते हैं एक गहन अंधकार में, मतलब कि जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो कैसे पता करेंगे, अंधेरे में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय, जब ये उड़ते हैं ना, तो ये पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं। जब ये बहुत अंधेरा होता है, तो जब ये चमगादड़ उड़ता है तो ये ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, तथा परावर्तन के बाद इनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत के पराध्वनि स्पंद अवरोधों जो या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं, तो उस
उसका इमेज बनता है, उसे ऐसा लगता है, उसके माइंड में इमेज बनता है। तो इन परावर्तित स्पंदनों की सहायता से चमगादड़ को यह पता कर पाता है, मतलब यह पता होता है कि हाँ, कि जो अवरोध है, जो कीट है, जो कीट मतलब जो छोटे छोटे जानवर हैं वो कहाँ पे हैं, ताकि अपना भोजन बना पाए। इसी प्रकार अन्य जैसे जीव होते हैं, जैसे डॉल्फिन हुआ, कुछ मछलियाँ जैसे कछुआ आदि भोजन प्राप्त करने के लिए पराध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जैसे चमगादड़ पराश्रव्य मतलब कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उत्पन्न करता है, तो ये तरंगे जाके उस कीट के पास जाएंगी, तुरंत इसे टकराएंगी, परावर्तित होकर इसके कानों तक पहुंचती हैं, तो इसके माइंड में इमेज बनती है कि हाँ, यहाँ पे कीट पतंग आई थी आदि, मतलब छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे जानवर हैं, तो इनको पता चलता था कि जाके वहाँ पे अपना भोजन एक बना लेता है। मतलब कि चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है, जिससे कीट और जो अवरोध होते हैं उसे पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे मेरा भोजन है। तो ये भी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं चमगादड़ पे। तो यहाँ से बहुत विकल्प क्वेश्चन बन सकता है यार कि चमगादड़, कछुआ या मछली या डॉल्फिन, ये सारी चीजें या जानवर एक किस प्रकार की तरंग को उत्पन्न करते हैं, तो पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फाइनली यार, अब मेरी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, आप कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखे, अच्छे से सीखे और अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट में जाके बताना, हाँ यार भैया वीडियो कैसी लगी, और हाँ, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल द बेस्ट।